हम हैं, हम लोग एक नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं और शुरू से मैथ शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप प्रॉपर इसकी नोट्स बना सकते हैं अगर हमारी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और नोट्स बनाना चाहते हैं तो। हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के पहले कुछ चीज़ें नंबर के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले शुरुआत के 10 से 15 मिनट तक आपको हम बेसिक चीज़ें बताएंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जैसे कि हमने मेंसुरेशन में क्लास के शुरुआत में पहले बेसिक चीज़ें और बेसिक फार्मूले बताए थे, उसी तरह इसमें भी पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखेंगे। पहले तो नंबर के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत। बाकी आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए सही दिल से धन्यवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम चैप्टर है, हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। उसके बारे में पहले कुछ नंबर है, देखो हम एक एक करके आपको बता दे रहे हैं सारे। फिलहाल हमको ये पता ही है जो लिखा हुआ है कक्षा 8 की क्लास में, तो लगभग आपको पता होंगे, लेकिन चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो एक बार बता देना उचित है। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम लोग गिनती में लिखते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ये माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। तो वो गिनती जो हम लोग मतलब वो संख्याएं जो हम लोग गिनती में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो सारी कैसी संख्याएं हैं? वो प्राकृतिक संख्या है। तो एग्जाम्पल में हम लिखे दे रहे हैं, अगर आपको पता है तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। डिफिनीशन हमने लिखा नहीं, डिफिनीशन उतनी खास ज़रूरत है नहीं, डिफिनीशन कभी पूछी जाएगी नहीं आपसे। इनको आगे इन्फिनाइट तक ले जा सकते हो। ऐसी गिनतियाँ यानी ऐसी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग में आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इन्फिनाइट तक ले जा सकते हो। ये सब कैसी संख्याएं होती हैं? ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या कौन सी संख्याएं होती? जब हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं रहती, 1 से शुरू होती, और जो पूर्ण संख्याएं होती वो जीरो से शुरू होती। यानी प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को ऐड कर लेते हैं तो वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो इसके एग्जाम्पल में अगर आप लिखेंगे तो इनकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0 1 2 3 4 करेंगे। 0 1 2 3 4 5, और ये भी कहाँ तक जाएगी? इन्फिनाइट तक जाएगी। सही है। तो सबसे पहले हमने बताया प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं? जो गिनती में हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 करके इन्फिनाइट तक जाती है। और जो पूर्ण संख्याएं होती है वो कौन संख्या होती है? जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाते हैं। उसके बाद आगे सम संख्याएं। सम संख्याओं की डिफिनीशन हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल हैं, वो संख्याएं कैसी संख्याएं? सम संख्याएं हैं। कुछ लोग इसकी डिफिनीशन ऐसे भी बता देते हैं, जिस संख्या के इकाई के अंक पे 2 4 6 8 और 0 होता है तो वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो वैसे भी समझ लो 2 4 6 8 10, और या यूँ समझ लो कि जिस संख्या को 2 से पूर्णतः डिवाइड किया जा सके वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। और जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो वो कैसी संख्या? विषम संख्या है। तो जो इवन नंबर है वो कौन से नंबर होते हैं? जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं वो कैसे संख्या है? जैसे 2 4 6 8 10 12, कहीं तक भी लिख दो, बस 2 से कट रही हो वो कैसी संख्या? सम संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या क्या? 2। ये पता होगी लेकिन फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं, जिसको पता है ठीक है। सम संख्या है वो जो से पूर्णतः डिवाइड हो जाए वो सम संख्या, और जो ना डिवाइड हो वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या लिखोगे? 1 3 5 7 9 11 13 और 15। जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना जाए वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 4 बताया प्राकृतिक संख्या है जो गिनती में लिखी जाती है, 1 2 3 4 5 6 सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लो, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। उसके बाद सम संख्या यानी इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए वो कैसी संख्या? सम संख्या। और जो 2 से ना डिवाइड हो वो कैसी है? विषम संख्या। इनके एग्जाम्पल लिख दिए हैं, इस पे उतना ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं। आगे का देखते हैं। चलिए देखेंगे आगे। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के बाद देखा था पूर्ण संख्या, उसके बाद देखा था सम संख्या और विषम संख्याएं। यानी सबसे पहले नेचुरल नंबर देखा था, फिर होल नंबर देखा था, फिर इवन नंबर देखा था, फिर ऑड नंबर देखा था। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे लिखा हो आपके सामने
अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम है ऋण संख्याएं, जिनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। देख लीजिए तीनों एक ही नाम है, चाहे अभाज्य संख्याएं तुमसे कोई पूछे, चाहे ऋण संख्याएं पूछे, चाहे प्राइम नंबर पूछे। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हों वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 2 है, 2 के बाद आगे क्या है? 3 है। जैसे 2 को आप तोड़ोगे तो 2 या तो 2 से कट सकता है या तो 1 से कट सकता है। मतलब हमेशा इसके जो 2 गुणनखंड होंगे ना, एक वो स्वयं होगा और एक 1 होगा। जैसे 2 है, 2 या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो ये प्राइम नंबर है। 3 या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 4 नहीं है, 5 या तो 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। फिर 6 नहीं है, 7 है, 7 या तो 7 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। उसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। 11 या तो 11 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। उसके बाद 12 नहीं, फिर 13 है। 13 या तो 13 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। फिर 14 नहीं है, फिर 15 नहीं है, फिर 16 भी नहीं है, फिर 17 है, या तो 17 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होना पॉसिबल हो वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं या प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल में देखो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो। 7 के बाद 8 मत लिख लो, 9 मत लिखो, फिर 11 लिखो सीधा। 11 के बाद क्या लिख सकते हो? 13 लिख सकते हो। 13 के बाद क्या लिख सकते हो? 17 लिख सकते हो। 17 के बाद क्या लिख सकते हो? 18, 19 लिख सकते हो। 19 के बाद क्या लिख सकते हो? 20 नहीं लिख सकते हो, 21 नहीं लिख सकते हो, 22 नहीं लिख सकते हो, फिर 23 लिख सकते हो। इस तरह करके वो हर संख्या, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं कौन सी हैं? इसके बारे में भी और कुछ चीज़ें बताऊंगा, पहले इधर देख लो। भाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं? जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं। 2 से अधिक 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते। 2 से केवल ज़्यादा हो जाएं तो वो कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, अगर आप सबसे पहले देखो, 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 या तो 2 से कटेगी या तो 1 से कटेगी, तो उसके 2 गुणनखंड होंगे तो वो किस में चली गई? प्राइम नंबर में चली गई, यानी अभाज्य संख्या में। 3 भी नहीं हो सकते, क्योंकि 3 या तो 3 से कटेगी या तो 1 से कटेगी, तो वो भी काहे में चली जाएगी? अभाज्य संख्या में चली जाएगी। लेकिन जैसे ही 4 पे आओगे, 4 2 से भी कट सकता है, 4 4 से भी कट सकता है, 4 1 से भी कट सकता है। इसका मतलब इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताना होगा? 4 बताना होगा। 4 के बाद क्या 5 लिख लें? 5 या तो 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो नहीं लिख सकते हो। 6 लिख सकते हो। 6 इसलिए लिख सकते हो क्योंकि देखो 6 किससे किससे कटेगा? 6 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। 3 से काटो, 2 से काटो, 6 से काटो, 1 से काटो, तो 4 है। उसके बाद 6 लिख लो, है ना। 6 के बाद क्या लिख दो? 7 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। 8 लिख दो। 8 के बाद 10 लिख दो। 10 के बाद 12 लिख दो। इस तरह की संख्या, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं। और जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्याएं। अब आप इस वाले में एक नोट पॉइंट ध्यान से नोट कर लो। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? इसको अलग कलर से लिख लो, 2। 2 के बारे में एक खासियत आप ध्यान से देखो। हमने जो अभाज्य संख्याओं में संख्याएं लिखी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, आगे के भी जो होंगी, 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो साथ में क्या है? अभाज्य संख्या भी। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी विषम संख्याएं हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं। इस पॉइंट को खूब ढंग से समझ लो। हम लिख देते हैं, देखो नोट पॉइंट में लिख लो इसको। 2 ही ऐसी
दो ही ऐसी सम संख्या है, सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य या ऋण या प्राइम कुछ भी लिख सकते हो। जो अभाज्य संख्या है बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, विषम संख्या है, लेकिन सभी विषम संख्या, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं। इस पॉइंट को खूब ढंग से देख लो। हमने क्या लिखा हुआ है? दो ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका क्या मतलब एक बार समझ लो। आपने 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 11 लिखा, 13 लिखा, इस तरह करके आगे तक गए तो 2 इकलौता ऐसा अभाज्य नंबर है जो साथ सम संख्या है। मतलब देखो, सबसे छोटी सम संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 2 बताओगे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तब भी आप 2 बताओगे। और अभाज्य संख्याओं में 2 इकलौता ऐसा सम नंबर है जो सम नंबर के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, और जितनी बाकी सारी अभाज्य संख्याएं वो सारी की सारी विषम हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका ये मतलब है, जैसे देखो हमने 2 लिख दिया सम संख्या, उसके बाद 3 लिखा, फिर 4 नहीं 5 लिखा, फिर 6 के बाद देखो 7 लिखा। अच्छा बताओ 9 इसमें थी कि नहीं थी? 9 कैसा नंबर है? 9 हमारे हिसाब से विषम संख्या है, और विषम संख्या आपके हिसाब से भी होगी, तो 9 विषम संख्या तो है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 9 किससे कट जाएगी? 9 3 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? इधर आ गई होगी। देखो यहाँ लिख सकते थे 8 से आगे 9, हमने नहीं लिखा था, यहाँ बीच में लिख लो 9 भी तो हो जाएगी। 2 से अधिक गुणनखंड करने 9 काहे से कट जाएगी? 9 से कटेगी, 9 1 से कटेगी, 9 3 से भी कट जाएगी, तो किस में आ जाएगी? भाज्य संख्या में आ जाएगी। इसमें देखो नहीं लिखी कहीं, तो देखो ये सम होने के बावजूद भी इसमें नहीं है। तो आपको याद रखना है कि 2 के अलावा जितनी अभाज्य संख्याएं वो सारी विषम हो सकती हैं, लेकिन जितनी विषम संख्याएं वो सभी अभाज्य में आ जाए ऐसा नहीं होगा। सही है? इस वाले में भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती है। जैसे देखो 4 सम है, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। 9 2 से नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी देखो भाज्य वाले में है। तो भाज्य संख्याएं सम या विषम कोई भी हो सकती हैं, लेकिन अभाज्य संख्याओं में केवल 2 इकलौता ऐसा सम नंबर है जो अभाज्य संख्या में भी आता है। बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सारी विषम संख्याएं हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं। इतनी चीज आपको याद रखनी ही पड़ेगी। आगे का देखो बताते हैं, फिर देखेंगे आगे का। आगे लिखा हुआ आपके सामने परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, जो संख्या p/q के रूप में हो और p की वैल्यू क्या ना हो? 0 ना हो, p नॉट इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल में जैसे आपके सामने लिखा 22/7, 5/1, 4/5 और 1/2। आपको परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं लेनी है? जैसे एग्जाम्पल तुमको समझा रहे हैं, जैसे आपके सामने देखो लिखा हुआ है 4/5। 4/5 को अगर आप सरल करोगे तो देखो पहले कितनी बार जाएगा? दशमलव लगा के यहाँ 0 करोगे, 5 से करोगे तो 5 8 कितना? 40, खत्म हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि अगर ऊपर लिखा हो 25 और उसको 2 से भाग करना हो तो कितना हो जाएगा? 12.5।
ख़त्म। अच्छा, दशमलव भी दो तरह के होते हैं, कुछ दशमलव के बाद वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। जैसे देखो, आप 25 को 2 से भाग करोगे तो 2 का नम 2, 2 दूना 4, और फिर दशमलव लगा दोगे, फिर 2 पंचे 10, खत्म हो गया दशमलव के बाद। तो ऐसी संख्याएं भी काहे में आएगी, परिमेय संख्याएं में आएगी, जो दशमलव के बाद खत्म हो जाती है, इसके आगे भाग नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होती हैं, जैसे मान लो लिख दिया जाए कितना, 11/9 लिख दिया जाए, है ना। 11/9 कैसी बनेगी, अगर इसको 9 से भाग करोगे तो देखो 9 का नम 9 पहले जाएगा, बचेगा कितना 20, दशमलव लगा दोगे तो ना 10 11, फिर 9 दूनी 18, 19 20, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, इस तरह करके चला जाएगा। मतलब ये इन्फिनाइट तक अब जा सकता है। इन्हीं संख्याओं को ऊपर ऐसे कर दिया जाता है 1.2, ऊपर इनके बार लगा दिया जाता है। तो दशमलव भी दो तरह आते हैं, कुछ तो आते हैं दशमलव के बाद खत्म, 0.5, 0.8, 0.25 करके खत्म, पूरी तरह से भाग हो गया, दशमलव शांत हो गया। कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अभी आपके सामने लिखा 11/9 भाग करो तो 9 का नम 9, फिर 2 आज बच जाएगा 20, फिर 2 9 18, फिर 2, फिर 2 9 18, फिर इस तरह करके 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 करके चलता ही जाएगा। मतलब 2 2 2 इन्फिनाइट तक चला जाएगा। इस तरह के भी दशमलव, जैसे 11 से 1/9 होता है ना, तो इसलिए उसके फ्रैक्शन में ले लेते हैं। अब जैसे देखो, इस तरह वाले जो मतलब इन्फिनाइट तक जाते हैं, जिनके ऊपर बार लगती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी जो संख्याएं होंगी वो सब कहे में आएंगी, वो सारी परिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्या आएंगी, जिनको भाग करने पर दशमलव के बाद सेम अंक रिपीट नहीं होगा कि 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 आता रहेगा, 1 4 3 5 6 7 8 अलग अलग आता रहेगा। मतलब बार उनके ऊपर नहीं लगा सकते हो। जिनके ऊपर आप बार लगा सकते हो दशमलव के बाद, जिस भी संख्या को भाग करने के बाद दशमलव के बाद मान लो 3 3 3 3 3 आता गया, तो आप 1.3 बार लिख सकते हो। अगर 2.55555 आता चला गया तो 2.5 बार लिख सकते हो। जिस संख्या के ऊपर बार लगा सकते हो वो भी परिमेय में आएगी। और जैसे जो खत्म हो गए, जैसे 4.25 या 2.5 या 12, जैसे भी हमने भाग किया था 4 को ना, ये 0.8, अभी हमने भाग किया था 25 को 2 से, तो 12.5। तो इस तरह वाले भी काहे में आएंगे, परिमेय में आएंगी, चाहे बार लग जाए चाहे दशमलव खत्म हो जाएगा। अपरिमेय में वो वाली आएंगे जैसे 1.4 3 2 5 6 8 3 अलग अलग आता रहेगी, जिनके ऊपर आप बार नहीं लगा सकते। वो कैसी संख्याएं हैं, इनरेशनल नंबर, जिनको हम लोग अपरिमेय कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने √3 लिख दिया है, पाई लिख दिया है। आप क्या लिख सकते हैं, √5 भी लिख सकते हैं, 5 के बाद आप 6 भी लिख सकते हैं, √7 भी लिख सकते हैं। 8 नहीं लिख सकते हो कि लिख सकते हो, 8 किसी संख्या का वर्ग है नहीं, है ना। 9 नहीं लिख सकते हो क्योंकि 9 किसका वर्ग है, परफेक्ट है, 3 बाहर आ जाएगा, तो 9 नहीं लिख सकते हो। √10 लिख सकते हो। जो परफेक्ट नहीं, इस तरह करके इन्फिनिट तक इसमें भी और इसमें भी कर सकते हो। तो आप ये पहचान गए होंगे परिमेय संख्याएं कौन सी है और अपरिमेय संख्याएं कौन सी। देखो संख्याएं तो और बहुत सारी हैं, ठीक है। अभी को प्राइम है, जिनके बीच का एचसीएम 1 है। वो जब पेयर गिनने वाला नंबर आएगा तो हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे संख्याएं और कौन। आप बेसिक सिर्फ इतनी जान जाए, मतलब दो ही चीज़ अगर समझ ले, केवल सम संख्या और विषम संख्या, परिमेय और अपरिमेय, इन चारों को समझ ले, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। बस इतना ही अगर आप देख लोगे तो आगे काम पड़ेगा, ऐसा नहीं काम नहीं पड़ेगा। को प्राइम का खूब काम पड़ेगा एलसीएम एचसीएफ में, जब पेयर ढूंढने होंगे तो को प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। को प्राइम में ऐसे पेयर लिए जाते हैं जिनके बीच का एचसीएफ 1 हो, या जो आपस में कटते ना हो, जिनके बीच का एचसीएफ 1 हो, या कॉमन जो संख्या है वो 1 से ही केवल कट रही हो, है ना, तो वो को प्राइम फैक्टर होते हैं। तो को प्राइम फैक्टर वगैरह हम आगे चल के आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठा थ्योरी कर देंगे तो पूरी क्लास में केवल थ्योरी रह जाएगी, तो हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं। हम हर क्लास में थोड़ी थ्योरी थोड़े क्वेश्चन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले देखते हैं नंबर सिस्टम का एक सबसे छोटा टॉपिक, स्थानीय मान और जातीय मान, जिसको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कहते हैं। ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है क्या, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर आपके सामने कोई संख्या लिखी, मान लो 535, 35 ना करो 534 कर दो। अगर संख्या 534 लिखी, इसका मतलब ये इकाई के स्थान पर है, या दहाई के स्थान पर, और सैकड़े के स्थान पर है।
अगर आप इसमें से 5 की फेस वैल्यू पूछ ली जाए तो फेस वैल्यू तो 5 की 5 ही होगी। ये इसकी कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर इसी 5 की प्लेस वैल्यू पूछ ली जाए तो ये हो जाएगी कितनी? 500। ऐसा क्यों हुआ अब ये समझो। ये जो 534 लिखा है ये कैसे लिखा होगा? पहले 500 रहा होगा, फिर 30 रहा होगा, फिर 4 रहा होगा, इन सबको जोड़ा होगा तो 534 बना होगा, क्योंकि ये इकाई के स्थान पे तो इसमें 1 से गुणा किया गया होगा, दहाई के स्थान पे है तो 10 से किया गया होगा, हजार के स्थान पर है तो कितने से किया? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से किया गया है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार पे होता तो फिर 1000 से कर लिए होते। तो देखो इकाई के स्थान पर 1 से गुणा करके बना देंगे 4, दहाई के स्थान पे 10 से गुणा करके बना देंगे 30, और फिर सैकड़े के स्थान पे 100 से गुणा करके बना देंगे 500। तो 500 प्लस 30 प्लस 4 सब जोड़ोगे तो 534 बनेगा। जैसे आपके सामने लिखी होती है संख्या, मान लो लिखी है 13, तो इस संख्या 13 कैसे बनी? 10 और 3 मिला के क्या बनी? 13 बनी। इसका मतलब इस 3 में 1 से गुणा हुआ रहा होगा और इस 1 में 10 से गुणा हुआ रहा होगा, तब जाके जोड़ी गई होगी। तो 10 और ये 3 जोड़कर तब क्या बना होगा? 13 बना होगा। तो इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा, दहाई के स्थान पर 2 से, और फिर सैकड़े के स्थान पे तो 100 से। तो उसी तरह से ये बनी होगी संख्या। तो अगर आपसे 3 की कोई फेस वैल्यू पूछे तो जो दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू, फेस का मतलब चेहरा जो दिख रहा है। जैसे 5 की फेस वैल्यू 5 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है और 4 की फेस वैल्यू 4 है। लेकिन स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या है? अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, इकाई के स्थान पर जो भी संख्या होगी, जैसे इकाई के अंक पे 4 हैं, तो इकाई की आप देखेंगे तो फेस वैल्यू भी 4 आएगी और प्लेस वैल्यू भी 4 आएगी, क्योंकि इसमें 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर आपसे कभी कोई ये पूछ ले कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होगी, तो किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे जो भी डिजिट लिखी होगी उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होगी। सही है। अब अगर आपसे 3 की पूछ लिया जाए तो 3 की जो फेस वैल्यू होगी 3 ही होगी, लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, क्योंकि देखिए इकाई दहाई के स्थान पे है तो 0 लगा देंगे। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लो 3, 5, 4, 2, 1 इतनी बड़ी संख्या लिखी, अगर आपसे कोई पूछे कि 4 की क्या बता दो प्लेस वैल्यू, तो 4 लिखो और जितने 0 पीछे ऐसे उतार लो। अगर आपसे पूछे कि 5 की क्या बताओ प्लेस वैल्यू बताओ, तो 5 लिखो, कितने 0 पीछे 1, 2, 3 उतार लो। आपसे कोई पूछे 3 की प्लेस वैल्यू, तो 3 लिखो, 1, 2, 3, 4 0, तो 1, 2, 3, 4 0 उतार लो। और फेस वैल्यू तो पता ही, जो दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू। 3 की फेस वैल्यू 3, 5 की फेस वैल्यू 5, 4 की 4, 2 की 2, 1 की 1। तो फेस वैल्यू जो दिख रही है वही, और प्लेस वैल्यू हमने आपको समझा ही दिया है। तो प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान। तो आप ये समझ गए होंगे जातीय मान और स्थानीय मान क्या है। हम इसके क्वेश्चन करवाते हैं आपको कि इसका क्वेश्चन पेपर में आएगा कैसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। 27307 में 7 के प्लेस वैल्यू का अंतर बताओ। 7 दो जगह देखो लिखा है आपके सामने, संख्या ये है, ये संख्या है आपके सामने। आपके सामने पूछा क्या गया है? 7 की प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर। 2 7 हैं तो दोनों 7 के प्लेस वैल्यू का अंतर पूछा गया है। अच्छा, अंतर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन हमने पहले एक प्लेस वैल्यू का कर लिया केवल। समझो ध्यान से, 7 इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 ही होगी, और इस वाले 7 की कितनी होगी? 7 और कितने 0? 3 0। इसको स्थानीय मान कहते हैं। तो एक 7 का स्थानीय मान 1 और एक 7 का स्थानीय मान 7। स्थानीय मान पूछा गया है, तो देखिए इस वाले 7 का स्थानीय मान 7, क्योंकि इकाई के अंक पे 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और इकाई दहाई सैकड़े और हजार यही तो होगा। तो देखिए इसमें कितने 0? 3 0, क्योंकि 1000 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7000। तो इस वाले 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 7000 आएगी, और इस वाले 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। दोनों के बीच का अंतर पूछा गया तो दोनों को लिख के क्या कर लो? घटा लो।
यहाँ घटा लो कितना 7 8 9 10, यहाँ पे कितना 9 और यहाँ पे कितना 9 और यहाँ पे कितना 8, 8,993 क्या आएगा, इनके बीच का अंतर आएगा। जैसे आगे मान लो अगर आपके सामने कोई संख्या एक और लिख देते हैं, देखो अगर आपके सामने लिखा 5 3 2 5 और फिर 3 लिखा, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 3 की प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर बताओ तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसकी प्लेस वैल्यू 3 और इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू कितनी 3 और जितने इधर 0 है 1 2 3, क्योंकि इस 3 की तरफ कोई नहीं 0 था तो नहीं लगाया, केवल 3 ही की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू कितनी 3 0। अगर 5 की प्लेस वैल्यू जानना होता तो 5 लिखते, 1 2 3 4 0 लगाते। अगर इस वाले 2 की प्लेस वैल्यू जानना होता तो पीछे 2 0 तो 2 0 लगा लेते, है ना। ये 2 0 मतलब एक तरीके से याद कर लो, बाकी है वो कॉन्सेप्ट से ही। तो इन दोनों के बीच का अगर अंतर पूछा जाता तो लिख लेते 1 2 3 और यहाँ घटा लेते 3, तो यहाँ कितना आ जाता 7 8 9 10, फिर यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 और यहाँ कितना 2, 2997 आ जाता। अब देखिए अगर मान लो ऐसी कोई बहुत बड़ी सी डिजिट दे दी जाए, प्लेस वैल्यू पूछा है कर ही लोगे, बस संख्या लिखो जितने इकाई की तरफ 0 है उसके आगे, मतलब जितनी संख्या है उतने 0 लगा लो, वही उसका क्या है स्थानीय मान है, जिसको प्लेस वैल्यू कहते हो। फेस वैल्यू तो जानते हो जो दिख रहा वही उसकी फेस वैल्यू है। 5 की फेस वैल्यू 5, 3 की फेस वैल्यू 3, 2 की 2, 5 की 5 और 3 की 3। स्थानीय मान बता ही दिया, जैसे 1 3 लिखा तो 3 के आगे इधर कोई 0 नहीं इकाई की तरफ तो नहीं लिखना, इधर 1 है। अगर 5 की तुमसे कोई प्लेस वैल्यू पूछे तो 50 और 2 की पूछे तो 200, 3 की पूछे तो 3000 और 5 की पूछे तो 50,000, क्योंकि इधर 4 0 है ना। तो इकाई तरफ जितने उतने 0 लगा दो। अब देखो अगर यही चीज़ दशमलव लगा के लिखी रहे तब आपसे अगर प्लेस वैल्यू पूछ ले तो कैसे करोगे, जरूरी थोड़ी ना कि सिंपल डिजिट दे दी जाए। अगर दशमलव लगा के देंगे तो कैसे करोगे, पूछा क्या गया है देखो 4 के प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर पूछा गया है, तो 4 के प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो इस वाले 4 की जो प्लेस वैल्यू है ना, इस वाले 4 के प्लेस वैल्यू 4 ही रहेगी और इस वाले की क्या हो जाएगी 0 0 4 हो जाएगी। अब आप सोचे होंगे ये कैसे होगा, अभी तक तो पीछे 0 लगा रहे थे। 0 पीछे तब तक लगाना है जब तक दशमलव के पहले के ही अंक हो, दशमलव में ना दिया हो, सिंपल संख्या दी गई हो। अगर ये शुरुआत में दशमलव लगा के दिया है और आपसे प्लेस वैल्यू पूछा तो 4 के प्लेस वैल्यू जो संख्या दे उसको लिख लो, और जो दहाई की तरफ, इकाई की तरफ नहीं दहाई की तरफ दशमलव के बाद और उस संख्या से पहले जितनी संख्या हो उतने 0 लगा दो। जैसे 4 लिखा तो 4 की इधर अब कोई नहीं, देखो यहाँ दशमलव के बाद और 4 के बीच में कोई संख्या नहीं, लेकिन इस वाले 4 को उतारा तो 4 लिखा, दशमलव के बाद और इस 4 के बीच में कितनी संख्या है 2, तो इससे पहले 2 लिख लो। अब इसके आगे क्या लिख दो 0.004, तो आपके सामने इस वाले 4 का जो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू है वो 4 होगा और इस वाले 4 का स्थानीय मान कितना होगा 0.004 होगा। नहीं समझ में आ रहा फिर से समझो, 0.5321 मान लो ऐसे लिखा है, तो आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इसमें से 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 लिखो और 1 2 3 0 आगे 1 2 3 और दशमलव लगा लो, जितनी संख्या आगे उतनी 0 लगा लो, तो प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.001। अगर पूछ ले 2 की प्लेस वैल्यू बताओ तो 2 लिखो, इसके सामने कितनी संख्या है 2, तो 2 0 लगा दो, फिर दशमलव लगा दो, तो इसकी प्लेस वैल्यू ये। अगर पूछ ले 5 की प्लेस वैल्यू बताओ तो केवल 5 यानी 0.5 ऐसे कर लो, क्योंकि इधर देखो कोई संख्या नहीं आ गया ना, तो 0.5। अगर 7 की पूछ लिया होता तो 7 लिखते, इससे पहले 1 2 3 4 0 थे, तो 1 2 3 4 इसके बाद दशमलव ऐसे कर लो, यानी 0.0007। तो दशमलव वाला भी समझ गए होंगे। तो अब अपना क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या है देखिए, संख्या क्या लिखी है 0.4241 में 4 के प्लेस वैल्यू का अंतर बताओ। तो आप देखिए यहाँ पे लिखे 4, आगे कोई संख्या नहीं तो 0 नहीं लगाना, सीधा दशमलव लगा दो। इस वाले 4 को लिखो, इधर 2 संख्या है तो 2 0 लगा के दशमलव लगा दो। तो आपके सामने आगे वाले इस वाले 4 का जो प्लेस वैल्यू 0.4 और इस वाले 4 के प्लेस वैल्यू 0.004, इनके बीच का अंतर पूछा गया, तो घटा लो 0.4 और 0.004 आपस में घटा लो। घटा लो कि यहाँ दशमलव आगे क्या कर लो 0 लगा लो, चाहे ऐसे कैरी लेते चले जाओ। तो कितना हो जाएगा देखो, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा दशमलव। तो यानी 0.396 क्या हो जाएगा 0.4241 में 4 के प्लेस वैल्यू के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा 0.396।
तो इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये वाला बताया ही था, एक एग्जाम्पल और बता दिया था। तो आप ये समझ गए होंगे प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर। अगला देखते हैं, देखेंगे आगे के क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आपके सामने एक संख्या लिखी है 9 3 5 6 7 2 में 9 का जातीय मान, जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू, और ये वाली प्लेस वैल्यू के बीच का क्या बताना है, अंतर बताना है। तो देखो संख्या आप लिखो 9 3 5 6 7 2 मैं आपको बताना, देखो पहले तो बताना है 9 का जातीय मान, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, तो 9 की फेस वैल्यू क्या आएगी, 9 की फेस वैल्यू 9 ही आएगी। और 7 की प्लेस वैल्यू, 7 की प्लेस वैल्यू जैसे लिखोगे पीछे एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो आपके सामने 9 की आ गई फेस वैल्यू और 7 की आ गई प्लेस वैल्यू। आप ध्यान रखेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू में ध्यान ही नहीं रखना, जो दिख रहा है वही फेस वैल्यू, भाई जैसे जिसका जो फेस दिख रहा है वही तो है वो, तो फेस वैल्यू में कुछ याद ही नहीं रखना, बस प्लेस वैल्यू में याद रखना। जैसे 7 की प्लेस वैल्यू देखा गया तो 7 लिखो, जितने जीरो इधर आए इकाई की तरफ उतना लगा दो। अगर 6 की आपको बताना होता प्लेस वैल्यू तो 600 होती, इसकी पूछे होते 5 की तो 5000 होता, इसकी पूछे होते तो 30000 होता कि ना होता। दोनों के बीच अंतर पूछे तो आप 70 में से कितना घटा लो, 9 घटा लो, तो 9 घटा लो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 6, 61 आ जाएगा। सही है। आगे देखो, अगर आपको हम एक अगली संख्या दे दें, अगर मान लो आपके सामने लिखा हुआ 7 3 5 2 1 9 7 है ना, 7 ना लिखो रिपीट हो जाएगा, 4 लिख दो, है ना। अब अगर इसमें क्या पूछ लिया जाए आपसे, देखो लिख दिया जाए 5 की फेस वैल्यू ले लूं और इसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर बताना हो, तो 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही रहेगी कि नहीं रहेगी, और 2 की प्लेस वैल्यू क्या लिखोगे, 2 और 3 जीरो अलग, 1 2 3 और 2, आपस में घटा लो, 2 की ये हो गई प्लेस वैल्यू और ये हो गई फेस वैल्यू, आपस में घटा लोगे, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 1, 1995 हो जाएगा। तो आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर, और फेस वैल्यू के बीच का अंतर और प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर आपस में समझ गए होंगे। दो ही चीज़ हैं बस, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो दिख रही वही फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में दो तरह की चीज़ है, दशमलव के बाद का है, तो जिस संख्या की आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाए उस संख्या के लिखो, और दशमलव के बाद और उस संख्या के पहले बीच में जितनी संख्या है उतने जीरो उस संख्या से आगे लिख लो और दशमलव लगा दो। और दशमलव के ना वाले तो आपके सामने लिखे, ये तो आसान है ही, नहीं समझ में आ रहा एक बार दोबारा देख लेना। सही है। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आपके सामने लिखा हुआ 2, 5, 0, 6 एवं 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। इसका मतलब है उन्होंने अपने 5 अंक आपको दिए हैं, उनमें से एक 2 है और एक 5 है, एक 0 और एक 6 और एक 8 है। इन सभी पांचों अंकों का प्रयोग करके एक बड़ी सी बड़ी संख्या जो बनाई जा सकती हो, इन्हीं पांचों का प्रयोग करके जो सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है आप उसको बनाओ, और जो सबसे छोटी बनाई जा सकती है वो सबसे छोटी बनाओ, फिर उन दोनों के बीच का अंतर बताओ। संख्या आपके सामने देखो कौन कौन सी हैं, एक 2 है, एक 5 है, एक 0, एक 6 और एक 8 है। 5 अंकों की ही बनानी, इसका मतलब कोई अंक रिपीट नहीं करना है। इन पांचों अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या जब भी आपको बनानी हो तो हमेशा बड़े से छोटे की तरफ उतार दो। अगर देखो सबसे बड़ी बनानी होती, सबसे बड़ी, तो सबसे पहले लिख लो 8, 8 के बाद क्या लिख लो 6, 6 के बाद क्या लिख लो 5, 5 के बाद 2 और 2 के बाद 0, 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 86520। अच्छा, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है, इन 5 अंकों का प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है। यानी 2, 5, 0, 6 और 8 का प्रयोग करके अगर आपसे कोई संख्या बनाने के लिए बोली जाए कि 5 अंकों की एक संख्या बड़ी से बड़ी क्या बना सकते हो,
तो आप क्या करो, बड़े से छोटे की तरफ उतार दो तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। अगर सबसे छोटी बनानी है तो छोटी के लिए क्या करोगे, देखो सबसे छोटी के लिए अगर आपने सबसे छोटी के लिए अगर आपके दिमाग में आया कि सबसे बड़ी बनानी थी तो बड़ी से छोटी की तरफ उतार दिए हैं, और सबसे छोटी बनानी तो छोटी से बड़ी की तरफ उतार लें। तो अगर आपने यहाँ लिख दिया क्या, 0, 0 के बाद लिख लिया 2, 2 के बाद क्या लिख लिया 5, 5 के बाद क्या लिख लिया 6, 6 के बाद 8 लिख लिया। अब आप बताओ, ये 0 आगे लिखा तो आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं तो 0 हट जाएगा, तो ये बन तो जाएगी सबसे छोटी संख्या, लेकिन ये 4 अंक की ही रह जाएगी। 0 तो आपने प्रयोग में ही नहीं किया है, तो अगर आपने इसको ऐसे बनाया है तो काट देना, ये गलत है। जब भी 0 आएगा, 0 आएगा ही पक्का, क्योंकि 0 नहीं आएगा तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहेगा, क्वेश्चन खत्म है, फिर तो सबसे हो ही जाएगा, जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा उसका भी हो जाएगा। 0 आके गलत क्या करवाएगा, देखो सबसे बड़ी संख्या तो ये जो बना दी हमने वही है, लेकिन अगर सबसे छोटी की बात की जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो पहले 0 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन थी, 2, फिर 0 लगा लो, यानी 0 आपको दूसरे नंबर पे लाना है। अगर छोटी से बड़ी बनानी है, देखो है ना, मतलब सबसे बड़ी बनानी है, सबसे बड़ी संख्या तो बड़ी बनाना आसान है, बस बड़े से छोटे की तरफ उतार दो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। अंक 5 के बजाय 6 हो जाए, 7 हो जाए, नंबर बदल जाएं, सबसे बड़ी संख्या बनानी है, जितने नंबर दिए जाए छांट के जो सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। लेकिन जब सबसे छोटी बनाने का नंबर आया वो 0 है, अगर 0 नहीं है तब तो आप छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिख दोगे तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। लेकिन 0 है और 0 हमेशा रहेगा, तो 0 को हमेशा सेकंड नंबर पे रखेंगे शुरुआत से। तो पहले सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे, उससे छोटी संख्या ढूंढेंगे, क्या है सबसे छोटी 0, फिर उससे बड़ी 2, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे 6 और फिर लिखेंगे 8। समझ गए हो 0 कहाँ लाना है। देखो सबसे छोटा 0 है, तुम्हारे हिसाब से 0 आगे होना चाहिए, 2 पीछे होना चाहिए, लेकिन फिर वो 4 अंक की रह जाती है, जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा। तो आपको छोटी संख्या में छोटे से बड़े तरफ ही लिखना है, लेकिन सबसे छोटा अगर 0 है तो 0 को दूसरे नंबर पे लिखना है, फिर उससे 0 से बड़े वाले को आगे लिखना है, फिर उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझ गए हो। अब इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया था तो ये वाली लिख के काट देना, ऐसा नहीं करना है। अब इन दोनों के बीच अंतर पूछा गया तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनाए थे, 8, 6, 5, 2, 0, और सबसे छोटी 2, 0, 5, 6, 8। घटा दो इनको, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ कितना बच जाएगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 6, 7, 8। 65,952 इन दोनों के बीच का अंतर आएगा। 2, 5, 0, 6, 8 से बनाई जाने सकने वाली सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा 65,952। अगला सेम क्वेश्चन लिखा है, वीडियो रोक कर इसको बना के देखो, बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, है ना। देखिए हम चेक किए दे रहे हैं, इसमें भी 0 है, सबसे बड़ी पहले बनाऊं, सबसे बड़ी बनाओगे 1, 2, 3, 4 अंक हैं, तो सबसे बड़ी पहले 5 है तो 5 उतार लो, फिर 4 है तो 4 उतार लो, फिर 3 है, फिर 0 है, सबसे बड़ी बन गई। सबसे छोटी बनानी है, सबसे छोटी बना लो। सबसे छोटी में 0 को हमने बताया सेकंड पोजीशन पे लिख ही दो, फिर 0 से बड़ी क्या होगी 3 होगी, तो 3 को आगे लिख लो, उसके बाद फिर उससे बड़ी 4 होगी, 4 को पीछे कर लो, फिर उसके बाद 5 हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कैसे बनाएंगे। ये 4 अंक की बजाय 5 अंक है, 6 अंक है, 7 अंक है। ये कभी कभी एग्जाम में आता, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है नहीं। वैसे भी आज हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही बता रहे हैं, तो जिसको पता है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता है वो समझ लेगा। इन दोनों के बीच का अंतर घटाना, घटा लो, अंतर पूछ लिया। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 12, 12 में से जाएगा तो बचेगा 8, 4, 12, और फिर यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ कितना बच जाएगा 2, 2385 इनके बीच का अंतर आ जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे ना कि अगर आपको 4 नंबर या 5 नंबर दे दिए जाए और उसके बाद आपसे क्या पूछा जाए कि इन सभी नंबरों का प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा।
आपको हमने 2 क्वेश्चन करके दिखा दी हैं, आप इन्हीं में से समझ लीजिए, दोबारा वीडियो को देख लीजिए, है ना। देखेंगे आगे के क्वेश्चन। हम लोगों ने पहले क्या देख लिया था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देख लिया था। उसके बाद दूसरा देखा है कि आप कुछ अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो बनाएंगे उनके बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, वो देख लिया था। और एक बेसिक चीज़ और देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे आगे, है ना। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा, यदि कोई व्यक्ति 1 से लेकर 250 तक की गिनती को लिखे तो उसे कितने अंक लगेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 1 से लेकर 250 तक की गिनती लिखे तो उसे कितने अंक लगेंगे। तो ये अंक कैसे बताने हैं, जैसे आपने 1 लिखा, तो 1 लिखा तो आपको 1 लिखने के लिए 1 अंक लगेगा, 2 लिखने के लिए भी 1 लगेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की गिनती लिखने के लिए आपको हर बार 1 अंक लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 10 लिखेंगे तो 10 लिखने के लिए आपको 2 अंक लगेंगे, 1 और 1 0। 11 के लिए 2 अंक लगेंगे, 1 फिर 1 12 के लिए 1 और 1 2। इसी तरह करके जब आप 99 के बाद 100 पर पहुंचेंगे, 100 लिखने के लिए आपको 3 अंक लगेंगे, 1 और 2 0। फिर 111 जैसे लिखोगे तो 3 1 लगेंगे, फिर 112 के लिए 1 फिर 1 फिर 2। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, लिख के देखते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आपको 1 से लेके 250 तक की गिनतियों को कंप्यूटर पर टाइप करना है, तो कंप्यूटर के बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन दूसरा उसी तरह है, लेकिन इसमें भी समझ लो कि आपको 1 से लेके 250 तक की गिनती लिखनी है। तो देखो, 1 अंक वाली संख्याएं बराबर लिख लिया है 9 और गुणा कर लिया 1 से। अच्छा, 9 कहाँ से आया, इसके लिए आप एक चीज़ समझो पहले। अगर आपके सामने गिनती लिख दें हम 1 2 3 4, अब पूरी नहीं लिखेंगे, 10, फिर यहाँ 11 आया होगा, फिर यहाँ 20 आया होगा, फिर यहाँ 21 आया होगा, फिर यहाँ 30 आया होगा, एक वक्त आया होगा 91 आया होगा, लास्ट में 100 आया होगा, तब फिर लास्ट में 111 आया होगा और 110 आया होगा। यहाँ तक 100 गिनतियाँ हो गई रही होंगी, उसके बाद 111 आया होगा। अब आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखने के लिए हमको हर बार 1 अंक की आवश्यकता पड़ी। 1 लिखने के लिए 1 अंक, 2 लिखने के लिए फिर 1 अंक, 3 लिखने के लिए फिर 1 अंक, 4 लिखने के लिए फिर 1 अंक, 5 के लिए फिर 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। लेकिन 10 लिखने के लिए 2 अंक, 11 के लिए 2, 12 के लिए 2, इस तरह 99 तक 2 लगेंगे। जैसे ही 100 लिखोगे 100 के लिए 3 अंक लगेंगे। आपको बताना कितने अंक लगेंगे आपको। तो शुरुआत के 1 से लेकर 9 तक गिनती, 9 ऐसी गिनती लिखनी जिनके लिखने के लिए 1 अंक लगेंगे, तो हमने 1 से गुणा किया। इसके बाद लिखो 2 अंकों वाली संख्याएं। 2 अंकों वाली संख्या कैसे देखोगे, देखो ये वाला 10 2 अंक का है, 10 के बाद फिर 20 वाली लाइन, फिर 30 वाली, फिर 40 वाली, फिर 50 वाली, फिर 60 वाली, फिर 70 वाली, फिर 80 वाली, फिर 90 वाली और फिर 100 वाली। अब आपको ये बताना है सिर्फ कि 10 से लेकर 99 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं। कैसे समझोगे इस चीज़ को, देखो आप क्या करो कि ये 10 वाली लाइन छोड़ दो पूरी। 10 के बाद देखो 20 वाली लाइन पड़ेगी, फिर 30 वाली लाइन पड़ेगी, गिन लो। 20 वाली एक लाइन, फिर इसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कितनी लाइन पड़ गई, देखो 9 पड़ गई, हर लाइन पे 10 10, तो 9 दहम्मा कितने, 90। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, जब हम लोग 100 वाले पे आए तो 100 3 अंक की संख्या थी, तो इस वाले 100 को छोड़ दो और ये वाला जो एक 10 यहाँ छोड़े थे इसको ले लो। तो 90 ऐसी संख्याएं पड़ेंगी, 90 जिनको लिखने के लिए हमको 2 बार बटन दबाना पड़ेगा या 2 अंक लगेंगे। 90 कहाँ से आए पता चला, एक बार जोड़ दो, दिमाग पे सोचो। 1 से लेकर 9 तक की गिनती छोड़ दो, अभी 10 आया, 10 को दिमाग पे बाहर करो। अब 11 वाली लाइन, फिर 21 वाली, फिर 31 वाली, फिर 41 वाली, फिर 51 वाली, फिर 61 वाली, फिर 71 वाली, फिर 81 वाली, फिर 91 वाली, कितनी लाइन टोटल पड़ेंगी, 9। हर लाइन पे 10, तो 9 दहम्मा 90। लेकिन गड़बड़ क्या, 99 के बाद 100 जो कि 3 अंक वाली संख्या हो जाएगी, तो 100 हटा लोगे तो फिर कितने बचेंगे, 89। और फिर ये वाला जो 10 अभी छोड़ने से आगे इसको ले लोगे। तो 10 से लेके 99 तक के बीच में कितनी संख्याएं पड़ेंगी, 90 संख्याएं पड़ेंगी। और हर संख्या लिखने के लिए तुमको 2 अंक लगेंगे, तो हमने 90 को 2 से गुणा कर दिया,
तो इसका मतलब है कि हमको 180 अंक लगेंगे। और यहाँ पर 9 संख्याएं लिखने के लिए हर संख्या के लिए 1 अंक चाहिए, तो 1 से गुणा कर लिए हैं। सही है। अब हम लोगों ने 100 तक कहा, 99 तक की गिनतियां लिख ली हैं। अब 99 के बाद क्या होगा, देखो 99 के बाद आएगा 100, फिर 101, और कहाँ तक की लिखनी है, 250 तक की लिखनी है। खूब ध्यान से समझना, 250 तक की लिखनी है। अभी 100 हुआ, अब 101 से लेकर के 200 तक के बीच में हर गिनती लिखने के लिए 3-3 अंक चाहिए। तो 100 के बाद 100 भी छोड़ दो, 101 से 200 तक के बीच में 100 गिनतियां तो साफ साफ पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ेंगे। 100 आप दिमाग से हटा लो, लिख के ही देखते नहीं, समझ नहीं पाओगे ना अभी। अब ऐसा करें ना, इसको मिटा के फिर आगे समझाते हैं। देखो आप यहां लिखो 101, इससे आगे वाली यहां पे 100 लिखा रहने दो। 101 वाले में यहाँ 110 वाली लाइन आएगी, फिर 120 वाली आएगी, फिर 130 आएगी, फिर कितना आएगी 140, इस तरह करते करते 200 आएगी, और ऊपर कितना रही होगी 191, 192, 93, 200 तक गई होगी। फिर 201 वाली आई होगी, फिर यहाँ कितना आई होगी 210 आई होगी। ऐसा ही तो हुआ होगा भाई, 201, 202, 203, 200, इस तरह करते करते 209, फिर 210 आया होगा, और फिर लास्ट में आया होगा 250। अब आप समझो, 101 से लेके 200 तक 100 गिनतियाँ हैं, तो 100 तो ये पड़ जाएंगी जो 3-3 अंक वाली हैं, और फिर 200 के बाद 201 से लेके 250 तक 50 ये पड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 150। और इधर भी ये वाला 100 छूटा हुआ था, तो 150 ये और एक ये, तो कितना 151। 151 गिनतियाँ ऐसी पड़ी जिनको लिखने के लिए 3-3 अंक लगेंगे। तो यहाँ लिख लो, 3 अंकों वाली संख्या के लिए कितनी पड़ रही हैं 151, जिनको लिखने के लिए हमको 3-3 अंक की जरूरत पड़ेगी। तो 3 से गुणा कर लो, 3 × 9 3, 5 × 15 के 5 कह रही है 1, 3 × 9 3, 1 4, इनका सबको जोड़ लो। 9 और 3 कितना 12, 9 10 11 12, और 8 2 10 3 13 14 के 4 कह रही 1 4 1 5 1 6। इसका मतलब है कि हमको कितने अंक की जरूरत पड़ेगी 642 अंक की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमको 1 से ले करके, या यूँ समझ लो कि अगर आपको 1 से ले करके 250 तक की गिनती कंप्यूटर पर टाइप करनी है, तो आप 642 बार, कितनी बार 642 बार अपनी बटन को दबाओगे कीबोर्ड की। समझ गए हो बात को? ध्यान से समझना इसको। कितने अंक लगेंगे? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक लड़का 1 से लेकर 250 तक की गिनतियां लिखना चाहता है, तो उसे कितने अंक की आवश्यकता पड़ेगी, तब भी सेम आंसर। एक लड़का है जो 1 से लेकर 250 तक की गिनतियों को कंप्यूटर पर टाइप करना चाह रहा है, तो कंप्यूटर के बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा, ये भी सेम चीज़ है। समझ गए बात को आप? एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, इसको समझ लो, अगर अभी इसमें नहीं समझ पाए हो तो देखो। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 1 से लेकर 251 तक, 251 की बजाय 151 कर लो, थोड़ा छोटा हो जाएगी, जगह लिख लो 151 ना, अब आसान हो जाएगा। 1 से लेके कहाँ तक 151 तक की गिनतियों को कंप्यूटर पर लिखना चाहता है, तो कंप्यूटर के बटन का प्रयोग कितनी बार करेगा, यानी कंप्यूटर के पर कितनी बार टक 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 करके दबाएगा। तो फिर से वही चीज़ है, 1 अंक वाली तो हमेशा उतनी ही रहेंगी, 1 अंक वाली और 2 अंक वाली आपको अगर नहीं समझ में आ रहा याद कर लो। अगर 1 से शुरू हो जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर 100 से शुरू कर देगा, 100 से लेकर 200 के या 250 के बीच में बताओ, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो 9 गिनती शुरुआत की 1-1 अंक वाली पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा 1 अंक वाली कितनी होती है 9, 2 अंक वाली 90, 3 अंक वाली आगे गिन लेना। हमेशा 1 से ही पूछेगा तभी क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। अगर मान लो वो पूछ लेता कि 101 से बताओ, तो सब 3-3 अंक वाली होती, फिर छांटना कहाँ पड़ता कि 1 अंक वाली कितनी, 2 अंक वाली कितनी, 3 अंक वाली कितनी। ये क्वेश्चन आएगा तो हमेशा 1 से ही पूछेगा कि 1 से लेके यहाँ तक की लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो बताओ कितने अंक के प्रयोग करेंगे, कंप्यूटर पर कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा। अगर मान लो उसने लिख दिया कि 101 से बताओ, तो 101 से ले जाएगा तो 999 तक में हर संख्या को लिखने के लिए 3 ही अंक लगने हैं। ऐसा ही तो होगा।
100 से लेके 999 तक की बीच की जितनी भी संख्या है, हर संख्या लिखने के लिए तुमको 3 बार बटन दबाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करेगा वो? 1 से बोलेगा तो 1 से लेकर 9 तक के लिए एक बार दबाना पड़ेगा, फिर 10 से लेकर 99 तक के बीच में 2 बार दबाना पड़ेगा, फिर 100 से लेकर 999 तक के बीच में 3 बार दबाना पड़ेगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा 1 से ही पूछेगा। तो आप याद रख लो कि 1 अंकों वाली गिनती कितनी, 9, 2 अंकों वाली कितनी, 90, 3 अंकों वाली आगे गिन लेंगे। तो इसमें देखो क्या करेंगे, 1 अंक वाली संख्या कितनी, 9, तो 9 को 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 2 अंक वाली संख्या पूछेगा तो कितनी होती, 2 अंक वाली 90 होती, तो इसको 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आया था, यहाँ 180 आ जाएगा। 9 आएगा फिर 180 आएगा। सही है। 3 अंक वाली यहाँ गिननी पड़ेंगी। अब 3 अंक वाली कैसे गिनोगे, देखो कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, 99 तक। भाई 2 अंक वाली हो गई तो 99 तक पहुँच गए। 3 अंकों वाला 100 बचा है अभी, और लिखनी है केवल 151 तक। तो 101 हो गई, 101 से लेके 150 तक चलो, 50 और 151 वाली एक और, तो कितनी हो गई, 51, और एक जो इधर 100 छोड़ा था कितनी हो गई, 52। नहीं समझ पाए हो? देखो इधर आप इस वाली लाइन पे जो 91 से 100 तक आई थी, इससे पहले 99 रहा होगा, 99 तक की तो लिख ही ली वहाँ। अब 100 के बाद क्या आया होगा, 101 वाली लाइन आई होगी, फिर 102 वाली लाइन आई होगी, फिर 103 वाली लाइन आई होगी। इस तरह करते करते लास्ट में आया होगा कितना, 150, जो 141 से शुरू हुई होगी। यही तो हुआ होगा, 101, 102, 103, 140 आया होगा तो 141 शुरू हुआ होगा। यहाँ गलत कर दिया क्या, 120, 121 वाली होगी ना, गलत लिख दिया ये। यहाँ 111, 100, फिर 21, फिर 131, फिर 141 ना, क्योंकि 120 होगा तो 21 होगा। हाँ सही। तो देखो 100 के बाद इस लाइन पे 10, इस लाइन पे 10, 20, 30, 40 और 50, क्योंकि देखो 11 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, कोई छूट गई क्या भाई? 100 के बाद 111 हो जाएगा, फिर 110, अच्छा 101 इससे पहले आएगा ना, 100 के बाद इसके बीच में एक और आएगी, 111 वाली से पहले 101 वाली भी आएगी। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 50 तो ये हो गई। तो 150 के बाद 151 भी लिखने के लिए बोल रखा है कि 151 तक लिखना है। तो 151 एक ये हो गई, तो 50 और एक ये 51 और एक ये छोटी सी जो 52, यानी 52 ऐसी गिनतियाँ आपको लिखनी पड़ेगी जिनको लिखने के लिए आपको कंप्यूटर के बटन को 3 बार दबाना होगा। तो 3 से गुणा कर लो, 3 से गुणा कर लोगे तो कितना, देखो 6 और कितना 15, इनको जोड़ लो, 9 से 15 के 5, और इसके बाद 8 2 10, 10 3 13 14 के 4, और यहाँ 3, कितना 345। तो अगर आप 1 से लेकर के 151 तक की गिनतियों को कंप्यूटर पर टाइप करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर का बटन कितनी बार दबाना पड़ेगा, 345 बार दबाना पड़ेगा। आप इस बात को समझ ही गए होंगे प्रॉपर, 345 बार बटन दबाना पड़ेगा। देखिए हमने आज आपको सिर्फ नंबर सिस्टम में बेसिक चीज़ें बता दी, एक इकाई का अंक, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बता दी है, और एक अंकों का यूज करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसी बनाई जा सकती, इंपॉर्टेंट सब है। जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन बताया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ज़रूर का मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन एग्जामों में आता है। हम आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ाने वाले हैं। तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करवाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आज हमने आपको क्या बताई है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। एक बार दोबारा देख लेंगे तो ज़रूर समझ में आएगी। फिर हमने बताया कि अंकों का यूज करके आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या बना सकते हो, और उसके बाद हमने आपको बताया है कि अगर आपको गिनतियाँ लिखनी है 1 से लेकर 51 तक, या 1 से लेकर 151 तक, या 1 से लेकर 250 51 तक, तो कंप्यूटर के बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा या कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि एक पुस्तक है
जो इसका पहले पन्ने पर 1 लिखा है और लास्ट पन्ना 351 है, तो बताओ उसमें कितने अंक लगे होंगे। सेम बात है, जैसे कंप्यूटर की बटन पूछा उसी तरह कितने अंक लगेंगे ये भी पूछ सकता है। और इधर पूछ लिया गया था कि लड़का है जो 1 से लेकर के 250 तक की गिनती को लिखना चाह रहा है, तो उसको कितने अंक लिखने पड़ेंगे। ये सब एक ही चीज़ें ऐसे ही होंगे। तो हमने 3 तरह के क्वेश्चन यानी 3 चीज़ें आपको बेसिक हमने नंबर सिस्टम की बता दी कि सभी संख्याओं का योग क्या होगा और 11 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं, तो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, 0 टू हीरो लेवल, जैसा सीरीज का नाम भी रखा है ना। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर आप 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं को जोड़ें तो योगफल कितना आएगा, ये आपको बताना है। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए, अब 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं आप जोड़ेंगे तो है नहीं, उसका कोई ना कोई फार्मूला तो होगा। तो उसके लिए अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n+1 बटे 2, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला। अगर कोई भी लगातार संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n+1/2। यहां पर n का मतलब होता है अंतिम संख्या, अंतिम पद लिख लो या अंतिम संख्या लिख दो, दोनों एक ही चीज है, अंतिम पद लिख दो। n का वैल्यू क्या होती है, अंतिम पद होता है। n अंतिम पद होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है n+1/2। अगर आपको 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए बोला गया है, इसका मतलब है कि आपको 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए अगर इनका कुल योग निकालना है तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला अगर आप लगाएंगे, जहां पर n की वैल्यू 50 है और n+1 है तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और 2 से इसको भाग कर दोगे तो 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, और 25 का गुणा करोगे तो 25 × 9 25 हो जाएगा, और कैरी आएगा 2, 25 × 5 125 हो जाएगा 127, यानी 1275 आएगा, वो क्या आएगा, इनका योग आ जाएगा। देखिए अगर आप चाहते तो एक दूसरा तरीका भी है जोड़ने के लिए, हम वो भी आपको बता देंगे, लेकिन जो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है वो होता है n+1/2। तो आंसर कितना आया, 1275। इसका मतलब अगर आप 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल आएगा 1275 इस फार्मूले से। एक दूसरा फार्मूला होता है, अगर आप उससे लगाना चाहते, वो फार्मूला क्या है, देखो सम का एक फार्मूला और होता है n/2 टर्म 1 और प्लस में टर्म n। टर्म n का मतलब है अंतिम टर्म और t1 का मतलब है पहला वाला टर्म। और यहाँ पर देखो n की वैल्यू लिखा है अंतिम पद, और यहाँ पर n की वैल्यू होती है कुल पद। ये 2 तरीके हैं, हम दोनों आपको एक साथ बता दे रहे हैं, है ना। प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला तो यही है, n+1/2। तो आपने लिखा n+1/2, आ गया 1275। फिर एक दूसरा फार्मूला हमने लिखा सम के लिए n/2, ब्रैकेट में लिखा है t1 + tn, जहां पर n का मतलब है कुल पद और t1 का मतलब है पहली संख्या या पहला पद, और tn का मतलब है अंतिम संख्या या अंतिम पद, है ना। तो देखिए अगर इस फार्मूले के हिसाब से सम निकालोगे तो जो n की वैल्यू है कुल पद, कुल पद का मतलब है कि अगर आप 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखोगे तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी। अगर 1 से लेकर 10 तक लिखोगे तो टोटल पद 10, 1 से लेकर 20 तक लिखोगे तो 20। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n की वैल्यू आप क्या लिखोगे, 50, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक की गिनती लिखोगे तो टोटल 50 पद लिखोगे, 50/2। t1 का मतलब पहला पद, और पहला पद क्या है, 1 है, और अंतिम पद क्या है, 50 है। तो पहला पद लिख लो 1 और अंतिम पद क्या लिख लो, 50। दोनों को जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, 51, और इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, 25। अभी दोनों को फिर से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1275, जो कि इधर भी देखो वही आंसर आया था और इधर भी है। अब दोनों फार्मूले क्यों पढ़ने जरूरी हैं, ये फार्मूला भी देखो आसानी से हो गए n+1/2,
इस वाले में सम के लिए क्या किया आपने, n/2 और t1 और प्लस में tn, जहां पे देखो n की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है। यहाँ पर n की वैल्यू है अंतिम पद यानी लास्ट डिजिट, और यहाँ पर n की वैल्यू कुल पद यानी टोटल कितनी संख्याएं आपने लिखी हैं। दोनों समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि हमेशा आपके सामने क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि हमेशा 1 से लेके 50 तक या 1 से लेके 30 तक या 1 से लेके 60 तक या 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 250 तक की ही संख्याओं का योग पूछा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 11 से लेके 50 तक पूछ ले, या 31 से लेके पूछ ले 50 तक, या हो सकता है कि वो 51 से लेके 100 तक पूछ ले, जैसा कि मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ जिसमें 1 से लेके 60 तक ना पूछे, 11 से लेके अगर 60 तक पूछेगा तो कैसे करेंगे। आपको ये दोनों फार्मूले ध्यान रखने हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला n+1/2 होता है, और सम निकालने का एक फार्मूला ये भी होता है जो प्राकृतिक संख्याओं को भी जोड़ देता है। तो दोनों आपको कब कब प्रयोग करने यही हम आपको बताएंगे। आपके सामने प्रारंभ से लिखा है n+1/2 कर दिया, आंसर 1275 आ गया है। अगर आप सम वाले से लगाना चाहते n/2 ब्रैकेट में t1 और प्लस में tn, जहां पर t1 पहली संख्या और tn अंतिम संख्या और n कुल पद या टोटल टर्म के बराबर होता है। सही है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, तब आपको समझ में आएंगे दोनों तरीके में डिफरेंस कहां पर आएगा। देखिए, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखें, इसमें लिखा हुआ 11 से लेकर 60 तक की संख्याओं को जोड़ना है। इस फार्मूले में दिक्कत यह है कि ये कभी भी 20 से जोड़ के नहीं बता सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ था 50 गुणे में 51/2, तो इसका मतलब 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को ये जोड़ के बता दिया था कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो 1275 आएगा। अब आपके सामने अगर क्वेश्चन ये आ गया कि आपको 11 से लेके 1 से लेके नहीं 11 से लेकर के 60 तक की संख्याओं को जोड़ना है, तो अगर आपने यहाँ पे अंतिम संख्या 60 ले ली है इस फार्मूले के हिसाब से, क्योंकि अंतिम संख्या 60 है, और गुणे में कर लिया है 61, क्योंकि n+1 करोगे तो 60 में जुड़ेगा तो 61 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 2। तो अगर आप इसको 2 से काट दोगे तो यहाँ हो जाएगा 30, और गुणा कर दोगे कितने से, 61 से, तो कितना आ जाएगा 0, 3 और 1830। ये जो 1830 आया है ये प्रश्न का आंसर नहीं आया है। अगर आपने n+1/2 किया है और अंतिम पद 60 मिला है, आपने 60 गुणे 61/2 कर दिया है, तो ये 1 से लेके 60 तक की संख्याओं को जोड़कर ये बता देगा कि अगर आप 1 से लेके 60 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो 1830 आएगा। लेकिन गलत क्या हो गया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप 11 से 60 तक बताओ, ना कि 1 से लेके 60 तक बताओ। तो जो ये वाला योग है आपके सामने, आप इसको कह सकते हो ये 1 से लेकर ये 60 तक की संख्याओं को इसने जोड़ दिया है। और इससे कितना घटा लो, 1 से लेकर के 10 तक की संख्या इसमें ज़्यादा जुड़ी हैं, क्योंकि हमको 11 से लेकर 60 तक चाहिए, तो 1 से लेकर 10 तक की इसमें ज़्यादा जुड़ गई हैं। क्योंकि आपने जब 60 गुणे 61/2 किया तो जो 1830 आया है, इसमें जो है 1 से लेकर 60 तक की संख्याएं जुड़ कर आ गई हैं, और आपको चाहिए 11 से लेकर 60 तक। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 1 से लेकर 10 तक की जो इसमें ज़्यादा जुड़ गई हैं वो हटानी होंगी। अब यहाँ पे अंतिम पद हो जाएगा 10, और गुणे में कर लोगे 11, बटे में करोगे 2, 2 से काटोगे तो हो जाएगा 5, और 11 पचे कितना हो जाएगा 55। तो इसका मतलब है आपको क्या करना होगा, 1830 से ये 55 घटाना होगा। तो 1830 से ये 55 घटा लो, इसको घटा रहे हैं, ठीक है। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 10 से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 12, 12 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, 7 5 12 है ना, और यहाँ कितना बच जाएगा 17। तो 1775 आएगा, वो सही उत्तर आएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 11 से लेकर 60 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो आंसर 1830 नहीं आएगा, 1775 आएगा। 1775 11 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग है। अब देखिए, अगर आप इस फार्मूले से लगाए होते सम वाले से, जहां पर n/2 और ब्रैकेट में t1 प्लस में tn था, जहां पर n कुल पदों की संख्या थी, तो आप कुल पदों की संख्या आप हमें बताएं कैसे निकालोगे। कुल पदों की संख्या, अगर संख्या 1 से लेकर 60 तक की होती तो इसका मतलब 60 पद होते टोटल।
लेकिन ये 11 से लेके 60 तक, इसका मतलब 1 से लेके 10 तक के नहीं है। तो इसका मतलब 11 से लेके 60 तक के बीच में टोटल कितनी संख्याएं पड़ेंगी? 50 पड़ेंगी, क्योंकि भाई 1 से लेके 60 तक में 60, तो आपने 11 से लिया तो शुरुआत की 1 से लेके 10 तक छूट गई हैं, तो घटा लो 60 में से 10, इसका मतलब टोटल कितनी संख्या है? 50 है। तो n की जगह क्या लिख लो? 50 लिख लो। जब इस फार्मूले से करेंगे तब ऐसा करेंगे ना सम निकालने के लिए। 50/2, इसमें पहला पद क्या है? 11 है और अंतिम पद क्या है? 60 है। दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा, और गुणा में इसको काट दोगे तो आ जाएगा 25, और 25 का इसमें गुणा करना होगा। 25 से करना, 25 की 5 लिख दोगे तो कैरी कितना आ जाएगा? 2, और 25 सत्ते कितना होगा? 175, और 175 2 कितना? 177, तो 177। तो इसका मतलब 1775 ऐसे भी योग आ सकता है। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ये जो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है, ये किसी भी चीज को 20 से नहीं जोड़ेगा। अगर आपको 100 तक की संख्याओं के योग चाहिए और 1 से चाहिए, तो आप 100 × 101/2 कर दोगे तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग बता देगा ये। लेकिन अगर ये 20 से पूछ लिया कि बताओ 51 से लेकर 100 तक का बताओ, तो आपको पहले 100 तक की निकालने पड़ेंगे और शुरुआत की घटानी होंगी। जैसे आप इस वाले क्वेश्चन में देखो, 11 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग पूछा गया था, तो जो हमने 60 × 61/2 किया, तो जो 1830 आया है, ये 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग है। और आपको चाहिए 11 से लेके 60 तक, तो आपको 1 से लेके 10 तक की जो शुरुआत की संख्या इसमें ज़्यादा जुड़ गई हैं वो घटानी होंगी। यहाँ पर अंतिम संख्या 10 हो जाएगी, तो 10 × 11/2 करोगे तो 55 आएगा, तो हम 18 से 30 से 55 घटा देंगे तो 1775 आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ रहा है तरीका ये भी सही और है तरीका ये भी सही। आपको जो अच्छा लगे वो लगाइए। हमें दोनों पता थे तो हमने आपको दोनों बता दिए। यहाँ पर n की वैल्यू कुल पदों की संख्या और यहाँ पर n की वैल्यू अंतिम पद है। सही है? तो अब आप कर लेंगे, अगर प्रारंभ से पूछे या 20 से पूछे। अब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ 21 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। जैसे अभी हम लोगों ने 21 से 60 तक किया था, ये 21 से लेके कहाँ तक आ गया? 50 तक आ गया है। और फिर उसी पर आधारित एक क्वेश्चन लिखा है जो हम लोगों को करना है। पहले हम इस वाले को करते हैं। हमारी उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया 21 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। तो अगर आपने यहाँ पर n की वैल्यू 50 लिखी है पहले, और फिर लिख दिया है 51 और बटे में 2 कर दिया है, तो फिर हम लोगों ने n+1/2 वाले फार्मूले से जब किया, तो जब 50 × 51/2 किया तो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकाल देगा। और हमें चाहिए कहाँ थे? 21 से लेके 50 तक। इसका मतलब शुरुआत की 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को हमें घटाना होगा। तो ये वाली जो संख्या है ये कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 50 तक है। 1 से 50 तक का योग ये निकला है। और इससे घटा क्या दें हम लोग? 1 से 20 तक की संख्याओं को घटा इसलिए रहे क्योंकि हमको 21 से लेके 50 तक चाहिए, जहाँ पे n की वैल्यू 20 हो जाएगी और 21/2 हो जाएगा। 2 से काट दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 210, क्योंकि यहाँ पर 10 आएगा ना। और घटा लोगे इसको, 2 से काटोगे यहाँ हो जाएगा 25, और गुणा कर दोगे तो 25 से करना, 25 की 5 कैरी 2, 25 × 5 = 125 और 127। अब 1275 से कितना घटा दो? 210। तो कितना? 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बच जाएगा। और 7 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6 बचेगा। और इसके बाद 2 से जाएगा तो कितना बचेगा? 0 और 1, 1060 इसका आंसर आएगा। अगर आप 21 से लेके 50 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो सही घटा है। 5 से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, गड़बड़ हो गया था अभी, है ना। 5 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 7 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 से 2 जाएगा तो 0 बचेगा और 1 बचेगा। तो कितना आ जाएगा? 1065। अगर आप इसको n+1/2 वाले फार्मूले से ना करके सम वाले फार्मूले से करते, जिसमें n/2 t1 प्लस में tn था, तो n कैसे निकाल रहे थे हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में? n निकाले थे कुल पदों की संख्या। आपको जोड़ना है 21 से लेके 50 तक की संख्या है। तो अगर ये 1 से लेके 50 तक होंगी तो 50
संख्याएं होती, लेकिन आपको 21 से लेना है तो शुरुआत के 20 घटाना पड़ेगा, तो कितनी संख्याएं हैं? 30। या यूँ समझ लो 21 से लेकर 50 तक के बीच में 30 संख्या आएंगी। 21 से लेकर 30 तक 10, और फिर 31 से लेकर 40 तक 20, फिर 41 से लेकर 50 तक फिर 10, तो 10 10 10 मिला कितनी? टोटल 30। जहाँ पर n की वैल्यू है कुल पदों की संख्या और टोटल पद कितने हैं? 30। तो अगर आप इस फार्मूले से लगाते हो तो यहाँ लिखते 30/2। पहला पद क्या लिखते? पहला पद 21 है और अंतिम पद क्या है? 50 है। आगे सॉल्व करोगे तो देखो 2 से इसको काट दोगे तो आ जाएगा, देखो कितना? 15 है ना। 2 से काट दोगे तो 15 आ जाएगा, और इनको जोड़ दोगे तो 50 60 70 71 आ जाएगा। दोनों को अगर गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 15 51 15 की 5 लिख दो, कैरी बचा लो 1, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते कितना? 105। 105 और 106 1065 आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जो हमने रेड कलर से किया हुआ है एक दूसरा तरीका है, जो ग्रीन से किया हुआ है पहला वाला nn+1/2 से। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, प्राकृतिक संख्याओं का योग या कोई भी संख्या अगर आपको जोड़नी है तो आप nn+1/2 से भी जोड़ सकते हो, और सम के लिए n/2 ब्रैकेट में t1 + tn से भी जोड़ सकते हो। अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन किस तरह आएंगे। क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, लिखा हुआ 20 पन्नों की एक पुस्तक में से एक पन्ना लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। बाकी पन्नों की संख्याओं का जो योग है 195 है, तो लुप्त पन्ने या लुप्त होने वाले पृष्ठ पे कौन सी संख्याएं लिखी थी। इसका ये मतलब है जैसे 20 पन्नों की एक पुस्तक है तो उसमें से एक पन्ना हो गया है गायब। अब जो पन्ना गायब हुआ है आपको बताना है उस पर लिखा क्या था। जैसे अगर आपके पास बुक है, मान लो ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा होता है ना नंबर, पेज नंबर फर्स्ट, फिर इधर पलटेंगे सेकंड, फिर इधर 3, फिर इधर 4, फिर इधर 5, फिर इधर 6, फिर इधर 7, फिर इधर 8, इस तरह लिखा होता है। तो हुआ क्या कि 20 पन्नों की एक पुस्तक थी इसी तरह की, उसमें से हुआ क्या कि एक पन्ना हो गया गायब, गिर गया कहीं, हमको पता ही नहीं चला कहाँ गिर गया। जो बचे हुए बाकी पन्ना है उन पे जो लिखा हुआ अंक है उन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 195, 195 आता है। तो आपको बताना ये कि जो पन्ना गिर गया है, ये पन्ना जो बाहर गिर गया है, उसके पन्ने के इस कॉर्नर पर और पीछे पलट कर इस कॉर्नर पर कौन कौन से अंक लिखे थे, ये आपको बताना है। 20 पन्नों की किताब में से एक पन्ना गिरा हुआ है, बाकी जो बचे हुए पन्ने हैं उनके जो अंक अंकित हैं उनके किनारे कोने में लिखे हैं, उनका जो योग है वो 195 है। तो जो पन्ना गिरा है उस पर कौन से अक्षर लिखे थे या कौन से अंक लिखे थे, ये आपको बताना। तो कैसे करोगे, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को करें कैसे, देखो अगर मान लो कोई पन्ना ना गिरा होता तो हम लोग इस तरह करके टोटल कहाँ तक जोड़ते हैं? 20 तक जोड़ लिए होते। अगर कोई पन्ना ना गिरा होता तो 1 से लेके 20 पन्नों की पुस्तक थी, तो 1 2 3 4 5 करके कहाँ तक जोड़ते? 20 तक जोड़ते। तो इसका जो टोटल आता, कुल योग आता, इसका जो सम आता, उसको हम लोग 1 से लेके 20 तक है तो nn+1/2 से कर दो। तो यहाँ पे लिखोगे 20, फिर लिखोगे 21 और बटे में करोगे 2, तो 2 से काटोगे तो हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा? 210। इसका ये मतलब है कि अगर कोई पन्ना ना गिरा होता तो 1 से लेके 20 पन्नों की अगर पूरी पुस्तक हमारे पास होती तो उस पे जो अंक लिखे थे सभी अंकों का योग 210 आता, और 210 ना आके आपके सामने 195 आने का मतलब ये है कि कोई एक पन्ना है जो गिर गया है, तभी योग 210 की बजाय 195 आ रहा है। तो आप क्या करो, 210 से ये 195 घटा दो, क्योंकि ये जो है 210 ये 1 से लेके 20 तक की सभी पन्नाओं पे लिखे हुए अंकों का योग है। एक पन्ना गिरने के बाद बाकी बचे हुए पन्ना के अंकों का योग 195 पता है। आप अगर घटा लोगे इससे तो देखो 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, और फिर 10 में से जाएगा 9 तो बचेगा 1। इसका मतलब है जो पन्ना गिरा है, जो पन्ना लुप्त हुआ है या जो पन्ना गायब हुआ है, उस पन्ने के जो आगे इस अंक पे जो लिखा हुआ कोने पे और जो पीछे लिखा हुआ अंक है, उनका दोनों का योग कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए।
और अगर एक पन्ना गिरा है तो इसका मतलब है जो 2 अक्षर मिसिंग होंगे वो दोनों क्रम से ही होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 8 गिरा उसके बाद 10 गिर जाएगा, या 9 गिरा फिर 11 गिर जाएगा। अगर 9 है तो अगला 10 होगा, अगर इधर 10 है तो पीछे 11 होगा, 11 है तो 12 होगा, 12 है तो 13 होगा, 13 है तो 14 होगा। इसका मतलब है आपको 15 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है। ऐसी 2 संख्याओं बताओ जो लगातार हो, क्रम से हो, जैसे 7 8 या 8 9 या 9 10 जिनका योग 15 बन रहा हो। तो हमको लग रहा है 7 और 8 सही है। 7 8 कितना हो जाएगा? 7 8 15 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है जो पन्ना गिरा है उस पे आगे 7 लिखा रहा होगा, फिर 8 लिखा रहा होगा, तभी तो 15 बनेगा। तो जो पन्ना गिरा है उस पर क्या लिखे थे? 7,8 अंक अंकित था। समझ गए होंगे। अब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे आगे के क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ 2 + 4 + 6 और प्लस डैश डैश करने का मतलब है कि 6 के बाद 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14, इस तरह करते करते कहाँ तक? 200 तक की संख्याओं को क्या बताना है? योग बताना है। देखो 3 है, 6 है, 9 है और फिर इसके बाद 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, इस तरह करके कहाँ तक है? 30 तक की संख्याओं का क्या बताना है? योग बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 2 प्लस में 4 प्लस में 6 और प्लस करके डैश डैश करके कहाँ तक है? 200 तक की संख्याओं का बताना है योग। अगर आप इसमें से 2 कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा? 2 × 9 2, 2 दूना 4, 2 × 6 और इस तरह करके कहाँ तक? यहाँ आ जाएगा 100। अब अगर आप देखें 2 जब आपने कॉमन कर लिया है तो आपके सामने जो अंदर संख्या बची वो 1 + 2 + 3 इस तरह करके कहाँ तक आ गई है? 100 तक। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग बन गया और 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग बन गया। इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला n+1/2 हम आसानी से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख ले 2, इंटू में लिख ले n और n+1 और बाई में 2। अगर आप देखें तो ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 100 है तो n की वैल्यू 100 लिख ले और n+1 कितना लिखोगे? 101। आपस में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 10,100। इनका योग और आंसर कितना आएगा? 10,100। 2 कॉमन कर लिया था और 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग निकालना था, n+1/2 कर लिया। तो जो ये 2 कॉमन किया था इंटू में 2 रख लिया, तो ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n+1 हो गया। तो हमने यहाँ n की वैल्यू अंतिम पद लेना था तो n की वैल्यू यहाँ ले लिया 100 और n+1 यानी 100 में 1 जोड़ दिया 101, दोनों को गुणा कर दो कि 10,100 आ जाएगा इसका आंसर। सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल उसी तरह है, जहां पर लिखा हुआ है 3 प्लस में 6 प्लस में 9 और प्लस करके कहां तक है? 30 तक। और इससे 3 कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा? देखो अंदर 1 बचेगा, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिक का 9 और इस तरह करके कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 10। यही तो आ जाएगा। अब 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग करने का बिल्कुल आसान है क्योंकि n+1/2 कर सकते हो। आपकी बार 3 कॉमन है तो 3 लिख लो, फिर लिख लो n+1/2 और डिवाइड में कितना लिख लो? 2 लिख लो ना। अब n यहाँ अंतिम संख्या है तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा और n+1 यानी कितना हो जाएगा? 11 बटे में हो जाएगा 2 और गुणे में कितना हो जाएगा? 3। 2 से कैंसिल करोगे यहाँ हो जाएगा 5 और 11 बचे कितना हो जाएगा? 55 और 55 को काहे से गुणा करना होगा? 3 से। तो 5 से 15 की 5 और 5 से 15 कितना हो जाएगा? 16। तो योग कितना आ जाएगा इस वाले प्रश्न का? और आंसर आएगा 165। समझ गए होंगे। कॉमन करके कर लिया है इसमें, प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए n+1/2 वाला फार्मूला लगा लिया है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 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 करके लास्ट में लिखा क्या है? 20 का स्क्वायर। आपको बताना क्या है? अगर 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों को जोड़ा जाए तो योग क्या बनेगा? ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आ सकता है कि 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। और ये ऐसे भी लिख के आ सकता है कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और प्लस करके डैश डैश होता है। इसका मतलब आगे 4 5 6 7 8 9 10 11 करके कहाँ तक लिखा है? 20 तक लिखा है। तो 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं का योग बताना है आपको कि 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग क्या होगा।
प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है वो हम आपको बता देते हैं क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग बराबर होता है n+1 और n+2, नहीं 2n+1 होता है, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये जो फार्मूला होता है ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताता है कि अगर आप 1 से लेके 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग करना चाहते हो तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, n+1 2n+1/6। यहाँ पर n की वैल्यू अंतिम संख्या ही है और इसका यही एक फार्मूला है। तो अगर आप यहाँ पर n अंतिम वैल्यू लेना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखोगे 20 और फिर क्या लिखोगे, 20 में एक जोड़ के लिखोगे 21 और फिर इनटू में क्या लिखोगे, यहाँ 20 n की वैल्यू रखोगे, 20 2 में गुणा कर देगा तो हो जाएगा 40 और ये मिलके 41 हो जाएगा और बटे में क्या 6। फिर इसको काहे से काटोगे, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2 से इसको काट दो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। दोनों गुणा कर दोगे हो जाएगा 70 और गुणे में कितना हो जाएगा 41, दोनों को गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 0 और 7 इकन्नम कितना 7 और 7 चौक 28 यानी 2870। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग जो बनेगा वो कितना बनेगा 2870। हम एक बार इसको मिला लेते हैं, 2870 है कि नहीं है 2870 आएगा, सही। एक बार मिला लो, n अंतिम वैल्यू रखोगे 20 और 20 से 21 और 20 दूना 40 से 41, 2 से काट दिया है, 3 से काटा है, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 और 2 से काटोगे 10 सत्ते 70 और गुणा करोगे 41 से तो 0, 7 इकन्नम 7 7 चौक 28 2870 आएगा अगर आप 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को जोड़ोगे तो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छा इस फार्मूले की भी वही वाली शर्त है जो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला था n+1/2। अपवाद ये था कि वो शुरुआत से ही जोड़ के लाएगा तो हम पहली वाली घटाते थे। जो n+1/2 प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला था उसमें आपको जैसे मान लो 1 से लेके 40 तक की संख्याएं जोड़नी थी तो 40 × 41/2 कर देते थे तो 1 से लेके 40 तक की संख्याओं का योग बन जाता था। लेकिन अगर 21 से देता था कि 21 से 40 तक बताओ तो हम लोग पहले 1 से लेके 40 तक जोड़ते थे फिर उससे 1 से लेके 20 तक की जोड़ के घटाते थे। सेम कंडीशन इस पर भी है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको बताना है 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या बनेगा। अगर आपने यहाँ पर यही वाला फार्मूला लगाया तो आपको अगर 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया होता तो यही आंसर होता, क्योंकि 1 से लेके 20 तक का तो ये दिया ही है। ये 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को पूछा हुआ है तो आप पहले क्या करेंगे 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग, यानी 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को जोड़ोगे तो यहाँ लिखोगे 20 21 41 n+1 2n+1/6 ऐसे कर देंगे। सॉल्व करोगे तो अभी कितना आया था 2870, जो इधर आया वही आ जाएगा। लेकिन ये 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है और आपको चाहिए कहाँ तक 11 से, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग इसमें ज़्यादा जुड़ा है। यहाँ n की वैल्यू 10 होगी तो 10 हो जाएगा n की वैल्यू, फिर 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 दूना 20 से 21 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 से काट दोगे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 से काट लोगे यहाँ हो जाएगा 10 तो हो जाएगा कितना 70 और गुणे में 11, दोनों को गुणा कर दो कितना हो जाएगा 770 और 770 2870 से 770 घटा लोगे तो 0 से 0 आएगा, 7 से 7 जाएगा फिर 0 आ जाएगा, फिर 8 में से 7 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 21, यानी 21 तो आ जाएगा। 11 से लेकर के अगर आप 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग जोड़ोगे तो कितना आएगा 21 तो आएगा। पहले जब आपने यहाँ 20 × 21 × 41/6 किया तो 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग जुड़ गया था उसमें, और आपको चाहिए था कहाँ से
11 से लेके 20 तक, तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योग अलग निकाले हैं, और 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों के योग में से 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को घटा देंगे तो 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल आएगा, और वो कितना आया है? 21 तो आया। ये कहीं गलत हो गया है क्या? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसका? दस, 11 और 21, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 सते 21, दोनों का गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, 21 तो होगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 7 दहमा 70 और गुणे में हो जाएगा 11 सते 77, 770। आप 0 से 0 घटा लोगे तो 0 आ जाएगा, 7 से 7 घटा लोगे तो फिर 0 आ जाएगा, फिर 7, 8 में से 7 घटाओगे तो 7 एक 8 हो जाएगा, फिर ये 2 बच जाएगा, तो 2100 ही तो आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो रुके रहिए 1 मिनट, देख लेते हैं। तीन तो 85 कहाँ गलत हो रहा है ये? अच्छा ठीक है, 2 से काटेंगे ना तो यहाँ 5 आएगा, 2 पंचे 10 होता है, कितना हो जाएगा? 7 पचे हो जाएगा 35 और गुणे में 11 हो जाएगा, तो 11 पचे 55 की 5 और कैरी आ जाएगा कितना? 5 और 11 ते 33, तो 5 कितना? 5 6 7 8, 3 तो 85 आएगा। ये गलत हो गया तो इसको सही कर लेंगे ज़रा। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 6, और 6 में से 8 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 6 7 8, और इसके बाद यहाँ कितना बचेगा? 7 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और यहाँ कितना आ जाएगा? 2485 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2485। सही कर लो, वो गुणा करने में हमने 2 से काटा था तो यहाँ 5 आएगा, जो 10 कर लिया था इस वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा था। 2 से काटोगे तो यहाँ 5 आएगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए फार्मूला पढ़ा n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के लिए फार्मूला पढ़ा है n+1 2n+1/6। अब आ गई है बात घनों की, इसको भी देख लो जरा। अगर आपको 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब, या ये लिखा हो कि 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो उसको कैसे लगाएंगे? यानी अगर संख्याओं का क्यूब जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसके लिए फार्मूला क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर में क्या फार्मूला लिखना है? अभी हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए ये फार्मूला लिखा था n+1/2, बस इसके ऊपर पावर में 2 लिख दो, n+1/2 की पावर 2 या 2, है ना? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के काहे का फार्मूला? घनों का फार्मूला। 3 बताएं, अभी लास्ट में हम लोग रिपीट करेंगे ना इसको। यहाँ पर भी n अंतिम संख्या है, तो यहाँ पर अंतिम संख्या क्या लिखोगे? n 10 लिखोगे और गुणा काहे से करोगे? 11 से। n+1 बाई में कितना? 2 और बटे में कितना? पावर में 2। 2 से काट लोगे तो हो जाएगा यहाँ कितना? 5 और 11 पचे हो जाएगा 55, और 55 का क्या करना है? वर्ग। 55 का वर्ग करने का मतलब 5 का वर्ग लिख दो 25, और 5 की अगली संख्या गुणा कर दो, 5 का 30। ये चीज़ हमने आपको बताया था मेंसुरेशन में कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 5 है तो आप उसका वर्ग 1 सेकेंड में कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपके सामने लिखा हुआ 35, फिर लिखा हुआ 45, फिर लिखा हुआ है 55, फिर लिखा हुआ 65। तो अगर आपको 35 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग लिख दीजिए सीधा, कितना? 5 पच्चे 25, और 3 से अगली संख्या क्या होगी? 4, दोनों को आपस में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 12। फिर 5 का कर दो कितना? 25, और 4 से अगली संख्या 5 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 20 25। फिर इसी तरह 5 का कर दो कितना? 5 पच्चे 25, और 5 से अगली संख्या 6 पंचे कितना? 30। उसी तरह अगर 65 का बोलेगा तो 5 पच्चे 25, और 6 से अगली संख्या 7 छंग कितना? 42। ये चीज़ हमने आपको मेंसुरेशन में बता दी थी कि किसी भी संख्या का वर्ग आप 1 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हो जिसके इकाई के या यूनिट डिजिट पर 5 है। सही है? तो हमने उसी हिसाब से कर दिया। 55 का वर्ग कितना? 30 25,
और आप देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के जो वर्गों जो घनों का योग है, क्यूब का जो योग है वो कितना आएगा 3025 या 3025। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसका भी अपवाद वही है कि ये हमेशा 1 से जोड़ के लाएगा। n+1/2 की पावर 2 जो फार्मूला है ये 1 से लेकर के फिर जहां तक लेना चाहते हो अंतिम जो लोगो वहां तक के घनों को जोड़ कर देगा। जैसे देखो 1 से लेकर 10 तक का बोला था तो हमने क्या लिखा 10 अंतिम अंक और फिर 10 + 1 यानी n+1/2 की पावर 2। तो आपके सामने 10 गुणे में 11/2 किया, 11×5 = 55 हो गए, 55 का वर्ग होता 3025। तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घनों का जो योग होगा वो 3025 होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 6 से शुरू हुआ है, यानी 6 का क्यूब 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का 12 का 13 का 14 का और 15 तक पूछा गया। ये 60 और 60 तक भी हो सकता है, 7 तक या 60 तक या 100 तक, बस थोड़ा सा गुणा भाग ज़्यादा हो जाएगा और हम ऐसा चाह नहीं रहे हैं कि पहले और दूसरे वीडियो में हम बहुत हैवी गुणा कर दें आपके सामने, इसलिए हम ऐसा करने से बच रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देखो अगर आप ये वाला फार्मूला लगाओगे तो अगर आपने यहाँ पे लिखा तो पहले 1 से लेकर के 15 तक के घनों को जोड़ लो। यहाँ पे लिखोगे देखो 15 और गुणे में लिखोगे 16 और बट्टे में लिखोगे 2 और पावर में लिखोगे 2। तो ये जो आंसर आएगा इससे निकल के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 से लेकर के 15 तक की संख्याओं के घनों का योग, और आपको चाहिए केवल 6 से लेकर के 15 तक की संख्याओं के घनों का योग। तो 1 से लेकर 5 तक का जो इसमें ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो इससे घटा लो, 1 से लेकर के कहाँ तक 5 तक की संख्याओं के घनों को घटा लो। यहाँ अंतिम अंक 5 हो जाएगा तो 5 गुणे में 6 और बटे में 2, वही फार्मूला है n+1/2 की पावर 2 ये वाला। तो अगर आपने एक बार यहाँ 15 लिखा फिर 16 लिखा बटे में 2 किया स्क्वायर किया तो 1 से लेकर के 15 तक की संख्याओं के घनों का योग निकल आएगा, बल्कि आपको चाहिए केवल 6 से लेकर के 15 तक का। तो 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के घनों को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखोगे अंतिम संख्या 15 थी, 2 से काट लो इसको, 2 से काटो कितना 2 8 16 और 15 8 कितना 120 का क्या कर लो स्क्वायर, फिर 2 से काट लो कितना 3 और 5 से कितना 15 और 15 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है कितना 144 और डबल 0 ये लगा लो, यानी 120 का वर्ग कितना होता है 14400 और इससे घटा लो 15 का वर्ग कितना होता है 225। आप 14400 से 225 घटा दोगे तो आपके सामने 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब यानी 6 से लेकर के 15 तक की संख्याओं के घनों का योग निकल कर आ जाएगा, है ना। देखो एक बार घटाओगे तो यहाँ तो 25 ही आएगा, अच्छा 25 नहीं आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 9 में से 2 चला जाए कितना 7, 7 8 9, फिर यहाँ आ जाएगा कितना 3 और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 3, 13175 जो आएगा वो क्या आ जाएगा 6 से लेकर के 15 तक की संख्याओं के घनों का योग। एक बार हम ऑप्शन मिला लेते हैं, कितना आना चाहिए 14175, 14175 घटाना 2 बार गलत हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं पहले तो, क्योंकि यहाँ 3 से 2 आएगा 1 ही बचेगा तो 14 बच जाएगा, तो 14175। देखो घटाना गलत होना और गुणा गलत होना आम बात है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो इसलिए वो गलत हो गया, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। फिलहाल आज हम लोग कितना पढ़े उसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं के योग जो था वो हम लोगों ने निकाला था n+1/2 वाले फार्मूले से, और अपवाद में ये भी बताया था कि ये फार्मूला आपको 1 से जोड़ेगा जहाँ तक आप लेना चाहोगे, अंतिम डिजिट आप जो लोगे, जैसे आपने 60 गुणे 61/2 किया तो 1 से लेकर 60 तक का योग निकालेगा, और अगर हमने 50 गुणे 51/2 किया तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालेगा। अगर 20 से आ गया वैल्यू 21 से पूछ लिया गया मान लो, तो आपको पहले जहाँ तक का निकालना हो, जैसे 1 से लेकर 60 तक का निकाल दिया है, आपको 21 से चाहिए तो उससे पहले वाला निकाल के घटाना पड़ेगा, जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे। तो हम लोगों ने पहला फार्मूला पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1/6, और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला पढ़ा है n+1/2 की पावर 2। 3 फार्मूले पढ़े थे, उनके 2-2 3-3 क्वेश्चन देख लिए हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे लेकिन पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा सा जोड़ घटाना गलत हो सकता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले दिन देखेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।